नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड के हम लोग पत्र एवं प्रारूप लेखन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और इससे पहले वाले टॉपिक में यानी लेक्चर में अब तक हम लोग प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र और अर्ध सरकारी पत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया है कि जो सामान्य कार्यालय पत्र हैं और जो अर्ध सरकारी पत्र है उन दोनों में आखिर अंतर क्या होता है। तो जितने भी सामान्य कार्यालय पत्र होते हैं उनसे अर्ध सरकारी पत्र जो है थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देख रखे तो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये पत्र एवं प्रारूप लेखन का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं ज्ञापन के बारे में। अब देखिए बच्चों, आपने बहुत बार ये ज्ञापन शब्द सुना होगा कि छात्रों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा या जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाचार पत्रों में भी ये शब्द जो है बार बार आपने सुना होगा। लेकिन जो ज्ञापन शब्द आप लोग सुनते हो कि ज्ञापन दिया, वो ज्ञापन ना होकर के वो कोई सामान्य कार्यालय पत्र होता है जो किसी मुद्दे पर या किसी मुद्दे के ऊपर मुख्यमंत्री को या जिला कलेक्टर को या शहर का जो एसपी होता है उसको हम अवगत कराते हैं। किंतु हम जो अपने कोर्स के अंदर ज्ञापन की बात कर रहे हैं वो ज्ञापन कोई सामान्य कार्यालय पत्र ना होकर के बल्कि एक ऐसा पत्र होता है जिसमें एक अधिकारी जो होता है वो अपने समकक्ष अधिकारी को, एक अधिकारी जो है अपने समकक्ष अधिकारी को कार्यालय के किसी कार्य के लिए उससे अवगत कराता है, उसे सूचना देता है। ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है? ज्ञापन कहलाता है। मतलब ज्ञात कराता है उसे, वो चीज क्या कराता है? उसको ज्ञात कराता है। तो सबसे पहली बात जो आपको सीखने की है कि जो ज्ञापन है वो एक ऐसा पत्र है जो केवल कार्यालय के अंदर ही अंदर, यानी एक कार्यालय के अंदर ही अंदर जो आंतरिक पत्र व्यवहार होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? वो ज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? ज्ञापन के माध्यम से। तो देखिए बच्चों, आप जब अपनी गाइड पढ़ते हो और या कोई और बुक पढ़ते हो तो उसके अंदर आपके मन में एक डाउट आता है कि यार ये अभी तो ज्ञापन जो है इसके अंदर ऐसा दे रखा है रूप कि इसमें पत्र क्रमांक दे रखे हैं, इधर दिनांक दे रखी है, फिर उसमें प्रेषक प्रेषित भी आ गया, ऐसे आपको दे रखा है। तो देखिए बच्चों, ज्ञापन को लिखने का जो सही मायने में जो प्रारूप है वो क्या होता है कि जो अधिकारी होते हैं, कार्यालय होता है, उनके पास लेटर पैड होता है और उसके ऊपर वो अपने किसी विषय के ऊपर अपने समकक्ष अधिकारी को ज्ञात कराते हैं। तो इसीलिए ये जो ज्ञापन है उस रूप में लिखा जाता है। इसे आप एक सामान्य कार्यालय पत्र का जो प्रारूप बताया मैंने आप लोगों को कि ऊपर बाईं तरफ पत्र क्रमांक लिखा जाता है और जो दाहिनी तरफ होता है दिनांक लिखा जाता है, फिर प्रेषक लिखा जाता है, फिर प्रेषित लिखा जाता है, फिर विषय लिखा जाता है और फिर वो जो मुद्दा है वो लिखा जाता है। इस रूप में भी आप लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट ही आप अधिकारी यानी जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसी को संबोधित करते हुए, उस पद को संबोधित करते हुए भी आप इस पत्र को डायरेक्ट भी लिखा सकते हो, लिख सकते हो। तो अभी हम लोग जो है ज्ञापन के बारे में बातें सीखते हैं कि आखिर ज्ञापन का मतलब क्या है। कुछ बातें लिखते हैं, यानी कि जब सरकारी पत्राचार में जब अपने समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारी को कोई भी सामान्य संदेश देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे हम ज्ञापन कहते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ज्ञापन की परिभाषा लिख देता हूँ कि सरकारी पत्राचार में जब अपने समकक्ष अधिकारी या अधीनस्थ कर्मचारी को, समकक्ष अधिकारी या अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश देने के लिए, जो पत्र लिखा जाता है, जो पत्र लिखा
जाता है उसे ज्ञापन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज्ञापन कहते हैं। तो एक चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि जो ज्ञापन होता है वो हमेशा अपने समकक्ष अधिकारी को लिखा जाएगा या फिर अपने अधीनस्थ कर्मचारी को लिखा जाएगा। ये एक ऐसा पत्र है जो केवल अपने कार्यालय में ही लिखा जाता है, एक आंतरिक है। यानी कि ज्ञापन अपने कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक आंतरिक पत्र है। ज्ञापन अपने, दोबारा देखें कि जो ज्ञापन है अपने समकक्ष या अधीनस्थ, ज्ञापन अपने समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारी को दिया जाता है, कर्मचारियों को दिया जाने वाला आंतरिक पत्र होता है। इसका मतलब है कि ये केवल एक कार्यालय से अंदर जो, यानी कि एक जो डिपार्टमेंट होता है, एक जो मंत्रालय होता है, उसी के अंतर्गत ये दिया जाता है। ये किसी दूसरे कार्यालय, दूसरे मंत्रालय को नहीं लिखा जाता है। ये केवल अपने ही विभाग के अंतर्गत एक आंतरिक तौर पर अपने किसी समकक्ष अधिकारी को या अपने कोई अधीनस्थ कर्मचारी को ये पत्र लिखा जाता है। तो ये इसकी एक विशेषता हो गई। साथ ही आप ये देखें कि जो ज्ञापन है इसकी जो भाषा है वो अन्य पुरुष में होती है। ज्ञापन की जो भाषा है, ज्ञापन की भाषा अन्य पुरुष शैली में होती है। अब बच्चों ये भी आप ध्यान रखो, ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है कि सरकारी जो पत्र होंगे आपके जितने भी, यानी कार्यालय पत्र जो होंगे, उसके अंदर जो केवल अर्ध सरकारी पत्र है, उस अर्ध सरकारी पत्र की जो भाषा शैली होगी वो उत्तम पुरुष शैली में होगी। उसके अलावा जितने भी कार्यालय पत्र हैं उनकी जो भाषा शैली होगी वो किस में होगी? अन्य पुरुष शैली में होती है। किस में होती है? वो अन्य पुरुष शैली में होती है। साथ ही इसके अंदर यह है कि एक ही ये जो ज्ञापन है उसके अंदर संबोधन, अभिवादन और स्वनिर्देश, भवदीय जैसे शब्द नहीं होते। यानी जो ज्ञापन है, ज्ञापन में संबोधन, अभिवादन एवं भवदीय स्वनिर्देश, भवदीय जैसे शब्द नहीं होते, एवं स्वयं निर्देश भवदीय जैसे शब्द नहीं होते हैं। यानी इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। संबोधन, अभिवादन एवं स्वयं निर्देश भवदीय जैसे शब्द नहीं होते हैं ज्ञापन के अंदर। साथ ही अगला पॉइंट देखिए बच्चों, ज्ञापन विषय के अनुसार संक्षिप्त होता है, वर्णनात्मक नहीं होता है। यानी ज्ञापन जो होता है, ज्ञापन विषय के अनुसार संक्षिप्त होता है, वर्णनात्मक नहीं होता है। यानी कि वर्णन व्याख्या के रूप में नहीं होता है बल्कि संक्षिप्त होता है। तो इस तरह से आप लोग ये चीज़ें ध्यान रख सकते हो कि जो ज्ञापन है उसको लिखने का तरीका क्या है। तो किसी भी पत्र को जब अपन लिखते हैं तो इसका प्रारूप भी ध्यान में रख लें। एक बार मैं प्रारूप भी बना देता हूं, ज्ञापन का प्रारूप। तो ये जो प्रारूप है कोई फिक्स नहीं है,
आप इसे सामान्य कार्यालय पत्र के रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सामान्य तौर पर अपन क्या करते हैं कि किसी भी पत्र को लिखते समय ऊपर ही ऊपर जो है कार्यालय का या जो भी विभाग होता है उस विभाग का क्या आता है, नाम आता है, वह पता आता है। ठीक, इसके बाद में जब हम लिखते हैं इस बाईं तरफ जो है वो पत्र क्रमांक लिख सकते हैं और दाहिनी तरफ क्या आती है, दिनांक आती है, ये भी नोट कर सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहें तो डायरेक्ट ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर प्रेषक का यानी पत्र लिखने वाला जो व्यक्ति होगा उसका पद नाम आ जाएगा, कार्यालय का नाम आ जाएगा, कार्यालय का नाम आ जाएगा, वह पता आ जाएगा। ठीक है, और प्रेषित के बारे में भी अगर नोट करना चाहें तो प्रेषित के बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है, पद नाम, कार्यालय का नाम, वह पता, और फिर लिखा जाता है विषय, और विषय के बाद में सीधा पत्र लिख दिया जाता है, ज्ञापन क्या लिख रहे हैं। ठीक है, और ज्ञापन लिखने के बाद जो पत्र का अंत होता है उस अंत में आप जो भवदीय जैसे शब्द होते हैं उनको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और अगर ना लिखना चाहें तो ये देखो संबोधन, अभिवादन और स्वनिर्देश भवदीय जैसे शब्द नहीं होते हैं तो इनका प्रयोग ना करना चाहें तो नहीं कर सकते। लेकिन डिपेंड करता है कि जो ज्ञापन है वो आपको एक पत्र के रूप में मिल रहा है या किसी शिकायती पत्र के रूप में मिल रहा है या कोई मुद्दा है, कोई विषय है, उससे अवगत कराना है, तो उसके अनुसार इसका जो प्रारूप है उसमें थोड़ा सा बदलाव होता रहता है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो सामान्य कार्यालय पत्रों का प्रारूप है वो आप माइंड में रख सकते हो कि वहां पर ऊपर ही ऊपर कार्यालय का नाम और पता आता है, फिर पत्रांक आता है, फिर दिनांक आता है, फिर प्रेषक, प्रेषित, विषय। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ अंत में जो भवदीय शब्द है इसको चाहो तो लिख सकते हो, ना चाहे तो नहीं लिख सकते। और अंत में जो है बच्चों वो क्या आएगा आपका कि पत्र लिखने वाला जो व्यक्ति होता है उसका प्रेषक जो आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारे कोर्स के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से तो आपको यही फॉर्मेट जो है अपनाना चाहिए और इसी फॉर्मेट के अनुसार आपको अपना काम करना चाहिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं और उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोग नोट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार ज्ञापन क्या है और उसे कैसे सीख सकते हैं हम लोग। तो मैं इसे मिटा देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये जो ज्ञापन है इसको हम ज्ञाप भी बोलते हैं या मेमोरेंडम भी बोलते हैं। किसी चीज़ से, किसी सूचना से, ठीक है, किसी विषय या किसी मुद्दे की जो जानकारी है वो अपने समकक्ष अधिकारी को दी जाती है या फिर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लिखा जाता है ये पत्र। तो ये ज्ञापन पत्र है। लेकिन आपके इस तरह का ज्ञापन पत्र नहीं आता एग्जाम में, आपको तो सिर्फ एक सामान्य जो कार्यालय पत्र आप लोगों ने पढ़ रखे हैं उसी तरह से आप लोगों को ये चीज़ें सीखनी है और सीधे तौर पर आपको उन चीज़ों को नोट कर लेना है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं यहाँ, तो आपकी क्लास का है ये। चलिए क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूं यहाँ। संस्था प्रधान की ओर से, ये प्रश्न है बच्चों, संस्था प्रधान की ओर से, संस्था प्रधान की ओर से पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक यातायात को एक उचित प्रारूप में
एक उचित प्रारूप में पत्र लिखिए, उचित प्रारूप में पत्र लिखिए जिसमें अपने विद्यालय परिसर में, अपने विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति पत्र शिविर यानी कि लर्निंग लाइसेंस कैंप लगाने का अनुरोध किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ संस्था प्रधान की ओर से पुलिस अधीक्षक यातायात को एक उचित प्रारूप में पत्र लिखना है जिसके अंदर ये बात कही गई हो कि विद्यालय परिसर के अंदर क्या लगाना है, ठीक है, एक कैंप लगवाना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ अगर हम बात करें कि ऊपर ही ऊपर अगर कार्यालय का नाम लिखना हो तो सड़क परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग अलवर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आरटीओ है सड़क परिवहन अधिकारी, उसके लिए अपन लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कार्यालय का जो नाम है वो दे नहीं रखा है। तो जब दे नहीं रखा है तो आप इसे नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट ही आप लोग जो है इसकी शुरुआत कर देंगे कि हम लोग जो है ज्ञापन लिख रहे हैं। और जिसको लिखते हैं, लिख किसको रहे हैं अपन, पुलिस अधीक्षक महोदय को लिख रहे हैं, ठीक है। और संस्था प्रधान की ओर से लिखा जा रहा है। तो अगर आप प्रेषक पहले लिखना चाहें तो प्रेषक लिखें, फिर प्रेषिती लिखा जाता है, किंतु आप डायरेक्ट भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हो क्योंकि हम ज्ञापन के रूप में लिख रहे हैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय। क्या लिखेंगे यहाँ पर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, यातायात पुलिस अलवर, ठीक है, अलवर की बात कर लें। अब यहां पर आप इस विषय को लिखेंगे कि किस विषय के ऊपर आप लिख रहे हैं। तो विषय इसमें दिया गया है प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति पत्र शिविर लर्निंग लाइसेंस कैंप लगाने हेतु के संबंध में विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति पत्र शिविर लगवाने के संबंध में लर्निंग लाइसेंस कैंप लगवाने के संबंध में ये विषय है। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि महोदय या इन चीज़ों का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु एक प्रार्थना पत्र के रूप में अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इसमें महोदय आदि का प्रयोग किया जाएगा। महोदय
निवेदन है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय में आसपास के क्षेत्रों से अनेक छात्रों ने उच्च कक्षाओं में प्रवेश लिया है। ये सभी छात्र वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के इच्छुक हैं, परंतु मुख्य परिवहन कार्यालय दूर होने से लर्निंग लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे हैं। यदि इस संबंध में हमारे विद्यालय परिसर में ही एक कैंप लगाकर यह कार्य किया जावे तो सभी को सुविधा होगी। अगर विद्यालय परिसर में ये कैंप लगाकर यह कार्य किया जावे तो सभी को क्या होगी? सुविधा होगी। अतः आपसे प्रार्थना है कि परिवहन विभाग को निर्देश देकर हमारे विद्यालय में प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति पत्र हेतु शिविर
लगवाने की कृपा करें। इसके लिए संस्था की ओर से पूरा सहयोग, इसके लिए संस्था की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। हम आपके आभारी रहेंगे। और इस साइड में आपने लिखना है धन्यवाद। ठीक। और यहाँ जो आएगा अंत में ये लिखेंगे आप लोग भवदीय, और लिखने वाला जो व्यक्ति है वो है संस्था प्रधान, तो उसके यहाँ पर हस्ताक्षर यानी नाम आ जाएंगे। यहाँ पर पद नाम आ जाएगा प्रधानाचार्य, संस्था प्रधान हो गया प्रधानाचार्य। और यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि कोई भी आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं, अपने अलवर के कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हो, क्योंकि अलवर में आप लोग लगवा रहे हो ये पत्र, ये जो शिविर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ इस तरह से आप लोग जो है एक ज्ञापन जो है लिख सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, एक सामान्य सा जो कार्यालय पत्र होते हैं उसी तरह से पत्र लिखा जाता है। तो आप तो अपने माइंड में एक चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि चाहे ज्ञापन आ जाए, चाहे अनुस्मारक पत्र आ जाए, या फिर अधिसूचना आ जाए, परिपत्र आ जाए, सभी के अंदर सबसे पहले ऊपर अगर कार्यालय का नाम आता है, यहाँ पर पत्र क्रमांक आएगा, दिनांक आएगी, प्रेषक प्रेषित होता है, विषय होता है, और इस तरह से हम लोग नोट कर लेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ ज़्यादा डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं इस बारे में कि ये नीचे थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, प्रधानाचार्य और राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लिख लेना है, राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर, इस तरह से आप लोग अंत में यहाँ नोट करेंगे। तो कुल मिलाकर ज्ञापन का मतलब आपको समझ में आ गया। संस्था प्रधान की ओर से हम लोग ये पुलिस अधीक्षक यातायात को एक उचित प्रारूप में पत्र लिखना है, जिसके अंदर अपने विद्यालय परिसर के अंदर विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति पत्र शिविर यानी लर्निंग लाइसेंस कैंप लगवाने का क्या किया गया हो, अनुरोध किया गया हो। तो यहाँ पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, यातायात पुलिस अलवर और विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति पत्र शिविर लगवाने के संबंध में हम लोग ये पत्र लिख रहे हैं। महोदय, निवेदन है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय में आसपास के क्षेत्रों से अनेक छात्रों ने उच्च कक्षाओं के अंदर क्या लिया है, प्रवेश लिया है। ये सभी छात्र जो हैं वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के इच्छुक हैं, किंतु मुख्य परिवहन कार्यालय दूर होने की वजह से लर्निंग लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे हैं। यदि इस संबंध में हमारे विद्यालय परिसर के अंदर ही एक कैंप लगाकर यह कार्य किया जाएगा तो सभी को क्या होगी, सुविधा होगी। अतः आपसे प्रार्थना है कि परिवहन विभाग को निर्देश देकर हमारे विद्यालय में प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति पत्र हेतु शिविर लगवाने की कृपा करें। इसके लिए संस्था की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा और हम आपके आभारी रहेंगे। और अंत में यहाँ धन्यवाद, फिर यहाँ भाव दिए। हस्ताक्षर का मतलब आपको साइन नहीं करने हैं, हस्ताक्षर का मतलब है कि यहाँ पर नाम लिखना है और उसके बाद में पदनाम लिखना है। जो भी पद होता है वो पदनाम यहाँ लिखा जाएगा। फिर राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी स्कूल का नाम लिखेंगे, क्योंकि संस्था प्रधान की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है, विद्यार्थियों की बात हो रही है। तो यहाँ आप चाहें तो अपनी खुद की किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हो, इसके लिए आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हो। तो ये ज्ञापन का हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें बच्चों अनुस्मारक पत्र की, किसके बारे में बात करें अपन, अनुस्मारक पत्र, जिसको हम स्मरण पत्र भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं उसको, रिमाइंडर। सभी पत्रों के हम लोग एक एक जो उदाहरण है वो सीखते हैं, क्योंकि जैसे आपकी ऑफलाइन क्लास लगेगी तब हम लोग इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। पत्र
का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसे आपको सीखने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप लोग पत्र लेखन जो है नहीं सीख पाएंगे। और ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं पत्र लेखन जो है गलत तरीके से करते हैं, गलत लिखते हैं, और उसका कारण यही रहता है कि उनके जो अंक होते हैं वो कम आते हैं। एक तो पत्र और एक निबंध, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अच्छे से सीखने चाहिए, इनका अभ्यास करना चाहिए ताकि हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगला जो पत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है अनुस्मारक पत्र। अब अनुस्मारक पत्र कब लिखा जाता है, सबसे पहली बात तो यही हमारे दिमाग में आनी चाहिए भाई। अनुस्मारक पत्र जैसे अपन बोल रहे हैं रिमाइंड, तो रिमाइंड का मतलब क्या होता है, याद दिलाना। यानी कि पूर्व में पहले कोई पत्र लिखा गया है, उस पूर्व पत्र का कोई काम नहीं हो पाया है, तो जब रिमाइंडर लिखा जाता है तो पूर्व पत्र का, पहले के पत्र का क्या दिया जाता है, हवाला दिया जाता है। पूर्व पत्र का क्या दिया जाता है, हवाला दिया जाता है। ये पूर्व में किसी व्यक्ति अधिकारी को भेजे गए पत्र या किसी अर्ध सरकारी पत्र का जवाब जब नहीं आता है तो या कोई उसके लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या लिखा जाता है, स्मरण पत्र लिखा जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं अगले पत्र के विषय के अंदर, तो वो जो पत्र है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही चर्चा करने वाले हैं बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी और समय पर अपना होमवर्क करते रहें, अपना रिटर्न वर्क जो है कंप्लीट कर लें ताकि आप लोगों के ऊपर बाद में प्रेशर ना हो। जैसा कि आप सब सुन रहे हो, सूचना मिल रही है 2 नवंबर से स्कूल खुलने की उम्मीद है, तो जब स्कूल खुल जाएगी तो वहाँ क्लास पहले की तरह आपको सुचारू रूप से मिलती रहेगी और आप लोग आपके डाउट जो हैं आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में आप हमसे डाउट कर सकते हैं, कोई भी समस्या का निदान आपको मिलेगा। तो वहाँ मैं आप लोगों को पत्र और निबंध का टॉपिक और भी अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगा बच्चों। तो इसी तरह आप लोग जुड़े रहें, बने रहें। मिलते हैं अगली बार एक नए पत्र को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।